तो पिछले 4 लेक्चर हमने आर्किटेक्चर और पेंटिंग को मास्टर करने में बिताए। होपफुली वो चारों के चारों लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। सो एवरीवन, वेलकम है आपका लेक्चर 5 ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंडियन लिटरेचर और परफॉर्मिंग आर्ट्स। होपफुली कॉपी कलम लेकर बैठे हो आप। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, जैसा कि आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके पढ़ लेना, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी लास्ट पॉइंट पे जस्ट फोकस कीजिए। इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग, मानवीय कारणों से, क्यों? क्योंकि बहुत सारा दिक्कत इशू मैं देखता हूं कि एस्पिरेंट फेस करते हैं, ना केवल पढ़ाई में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी। तो इन केस यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग इट, यू कैन कनेक्ट विथ मी while filling the form given in channel description। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको मालूम है कि सारे लेक्चर में सेम इंस्ट्रक्शन होता है। तो इस लेक्चर में मार्क करना है फ्रॉम 1 to 20 इन योर कॉपी। कलम लेकर बैठे हुए आई थिंक, और 3 कॉलम बनाना है। साथ में क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट का ध्यान रहे। अच्छा, ये दोनों क्या है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो एवरीबॉडी, आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई अदर काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आपको क्रेडिट सिस्टम का ध्यान रखना है। कैसे? कि आपको कंसिस्टेंट रहना है उस काम में, रियल रहना है, ऑथेंटिक रहना है, साथ में डिसिप्लिन मैनर में काम करना है, और पूरी तरीके से अटेंटिव रहना है और ट्रांसपेरेंसी शो करना है। ये हमारा क्रेडिट सिस्टम बोलता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने का क्या मतलब हुआ, समझो ध्यान से। कि कोई भी चीज आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कहीं पे कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो भाई क्वेश्चन करो। कोई भी सामने हो उससे क्वेश्चन करो, पूछो कि हाँ यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन है, क्लियर कीजिए। तो क्वेश्चन करना है जहां पे कंफ्यूजन रहे। जैसे ही क्वेश्चन किया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसको टेस्ट करना है। कैसे? एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके कि हाँ लेजिटिमेट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से उसको क्लियर करके। ठीक, फिर आप जो इन्फॉर्मेशन मिली एनालाइज करो। एनालाइज का मतलब ये हुआ कि अपने काम की चीज को रखो और बाकी चीजें हटा दो। देन एवरीवन, जो काम की चीज है, अगर आपको लगता है दूसरों की मदद की है, हेल्प की है, अगर दूसरों के काम की है, तो उसको आप शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट करो उस इन्फॉर्मेशन को, सच दैट आपके साथ साथ बाकियों का भी भला हो पाए, है ना। और साथ में एट लास्ट आपको एक ओपन माइंडसेट रखना है, सच दैट कि कल को कोई अगर ऐसा इंडिविजुअल पर्सन मिलेगा जिसका ओपिनियन आपसे मैच नहीं करता, तो आप उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर पाओ और उससे भी कुछ सीख पाओ, समझ पाओ। इज दैट क्लियर? तो एवरीवन, ये रहा हमारा क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर है। साथ में लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि इस चैनल पे आपको यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एवरीथिंग, है ना, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबका पीवाईक्यू एकदम डिटेल एनालिसिस में, जैसे ये सीरीज हम कर रहे हैं वैसे मिल जाएगा। तो एक बार चैनल का डिस्क्रिप्शन, चैनल को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, सच दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और हर एक चीज बहुत ही इजीली आपको मिल जाए चैनल में, राइट। चलो, बातें हो गई बहुत सारी। अब आज ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोला, अकॉर्डिंग टू दी कौटिल्य अर्थशास्त्र, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिस। अच्छा, आपको मालूम है ना कि क्वेश्चन देखते मैं तुरंत स्टार्ट कर देता हूँ उसको सॉल्व करना, सच दैट आपका टाइम बचे। दैट्स वाई जैसे ही क्वेश्चन पूरा पूरा दिखता है, आपको पॉज करके अपना अटेम्प्ट देना है, देन उसके बाद कंटिन्यू करना है, सच दैट आपको मालूम रहे कि आप कितना एक्यूरेट कर पा रहे हो क्वेश्चन को, कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, जो अप्रोच डेवलपमेंट हम कराने की कोशिश कर रहे हैं आप में, वो कितना बेहतर हो पा रहा, कितना नहीं। इज दैट क्लियर? गुड। पहला क्वेश्चन बोल रहा, नहीं, क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक पर्सन जो है कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। तो ये बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, लेकिन यूपीएससी का ऑफिशियल जब आंसर किया था तो उसने इसको गलत मार्क किया था। अब ऐसे से सोचो, कॉमन सेंस के बेसिस पे अगर आप इसको कहोगे कि सर एंशिएंट टाइम की बात हो रही है, स्लेवरी वहां पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी, तो ऑब्वियस ये वाला चीज तो होना ही होना चाहिए था, लेकिन यूपीएससी ने इसको मार्क किया गलत, इसलिए हम भी इसको गलत मार्क के चलेंगे। तो पहला गलत हो गया एवरीबॉडी, तो आंसर आ गया बी और सी, मतलब दूसरा और तीसरा। तो इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, सी वाज लीगली फ्री, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इफ अ सन बोर्न टू फीमेल स्लेव वाज फादर्ड बाय हर मास्टर, द सन वाज इंटाइटल्ड टू लीगल स्टेटस ऑफ मास्टर सन, बिल्कुल ठीक। उस समय जब पेपर हुआ था एवरीबॉडी 2022 में, हर कोई मार्क करके आया था 1 2 3, और सारी कोचिंग ने भी इसका यही जवाब दिया कि तीनों के तीनों होगा। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर किया यूपीएससी की, तो उसने क्या किया, पहले को गलत बताया, बाकी दूसरे और तीसरे को सही बताया। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है एज पर ऑफिशियल आंसर की ऑफ दिस स्टेटमेंट। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग इट टॉक्स अबाउट अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, बट द ऑफिशियल आंसर की मार्क करता है इसको गलत। और हम तो वही मान के चलेंगे जो यूपीएससी का फाइनल आंसर की बोलता है, राइट। तो एवरीबॉडी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, 4 स्टेटमेंट है करेक्ट आपको बताना। पहला,
मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट और दय भागा वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। बिल्कुल गलत है बड़ी। दय भागा और मिताक्षरा दोनों के दोनों सिविल लॉ थे, किसके लिए? डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए। अगर आसाम और वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पे दय भागा चलता था, कहाँ कहाँ पे? वेस्ट बंगाल और आसाम। और मिताक्षरा की बात करें तो अब बाकी ऑल ओवर इंडिया ही चलता था। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत, तो पहला गलत, तो पहला गलत। कौन सा बचा? या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। दूसरा पढ़ते हैं। In the Mittakshara system, the son can claim right to the property during the lifetime of the father, whereas in the Dayabhaga system, it is only after the death of father that the son can claim right to the property। ये बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है वो हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, सॉरी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। देखो, बोथ लॉज डील विद अपर और लोअर कास्ट। ऐसा नहीं कि कोई अपर के लिए है कोई लोअर के लिए, बस ये है कि रीजन वाइज डिफरेंस है कि मिताक्षरा इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एंड इज प्रैक्टिस इन इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और आसाम। ठीक है, और दय भागा एक ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ मेनली प्रैक्टिस इन आसाम और वेस्ट बंगाल, जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? जो हमने पढ़ा वही सारी चीजें। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऐसा क्यों? क्योंकि बोथ मिताक्षरा और दय भागा डील्स विद मेल और फीमेल प्रॉपर्टी राइट्स। मिताक्षरा स्कूल इज ऑर्थोडॉक्स स्कूल, समझ रहे हो क्या? लेकिन वहीं पे वो जो मिताक्षरा है, इट इज बाइस अगेंस्ट वुमेन और गिव देम वेरी लेस राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। वहीं पे दय भागा की बात करें, इज ऑल्सो बाइस बट इट इज अ लिबरल स्कूल एंड इट गिव मोर राइट टू वुमेन टू इनहेरिट प्रॉपर्टी कंपेयर टू मिताक्षरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, पनिनी इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्र शुंगा। अब पुष्यमित्र शुंगा जो है कहाँ का था? ऑब्वियस आपको पता है, मौर्यन, है ना? मौर्यन पीरियड के आसपास का था, राइट? तो पुष्यमित्र शुंगा, जबकि पनिनी जो है आई थिंक 5th सेंचुरी सी क्या सी में बोल रहा। तो बताओ कि दोनों के दोनों कॉन्टेम्परेरी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो इसलिए पहला तो हो नहीं सकता। बचा दूसरा और तीसरा। दूसरा बोला, अमर सिम्हा इज एसोसिएट विद हर्षवर्धन। याद कीजिए, अमर सिम्हा नवरत्न कब? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे नवरत्न थे, जिसमें अमर सिम्हा, कालिदास ऐसे प्रोमिनेंट लोग थे। तो अब बताओ, हर्षवर्धन तो 6th-7th सेंचुरी सी में आया, राइट? तो इसके टाइम पे तो हो नहीं सकता, इसलिए दूसरा भी गलत। तो पहला गलत, दूसरा गलत, बचा क्या? तीसरा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त सेकंड। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। तो देख सकते हैं जो मैंने बताया वही है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विथ रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना। पहला, मोस्ट ऑफ द त्यागराज कीर्तिज आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। देखो, मैंने कहा ना, यूपीएससी एक एक वर्ड से खेला खेलती है, तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा नहीं, लॉर्ड रामा होगा। अगर राम भगवान होते तो हो जाता है, इसलिए पहला गलत है एवरीबॉडी। पहला गलत, पहला गलत। बच्चे ऑप्शन बी या फिर डी। दूसरा देखो, त्याग भाजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागाज। ऑब्वियस है, इसका निगेशन सोचो, पॉसिबल कर सकते हो। अगर इसको नेगेटिव करो कि त्याग भाजा नॉट क्रिएटेड सेवरल न्यू रागाज, तो इसको गलत करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है एवरीबॉडी और ये करेक्ट होगा। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दूसरा बी और डी दोनों में है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा बोला, अन्नमाचार्य और त्यागराज आर कॉन्टेम्परेरी। मालूम नहीं, कह नहीं सकते। अगला, अन्नमाचार्य कीर्तन आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर। तो ये बिल्कुल ठीक है एवरीबॉडी। तो दूसरा और चौथा सही है, और तीसरे को कह नहीं सकते, तो इसलिए हमारे हिसाब से तो ऑप्शन बी होना चाहिए। बाकी आंसर में देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। ठीक है, ऑप्शन बी ही है। पहला गलत है, मैंने बता दिया, लॉर्ड रामा के बारे में है, लॉर्ड कृष्णा के बारे में। दूसरा अभी करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट क्यों है ध्यान से समझो। अन्नमाचार्य was a 15th century Hindu saint. He composed song in praise of Lord Venkateswar. वहीं पे त्यागराज was born in 1667. तो ऑब्वियस है दोनों कॉन्टेम्परेरी तो हो नहीं सकते, इसलिए तीसरा गलत है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब चपचर कुट फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। कुंभजोम परबा बलाट जो है मणिपुर का है, एकदम सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ठंग टा जो डांस है एवरीबॉडी, वो मणिपुर का है। क्या है? एक मार्शियल डांस है। क्या? ठंग टा डांस। होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, अगर गलती हो जाए तो माफी। तो तीसरा तो एवरीबॉडी सिक्किम का हो नहीं सकता, तो तीसरा गलत है। तीसरा गलत है, बच्चा कौन सा? केवल 1 और 2। तो ऑप्शन सी जो है 1 और 3 है एवरीबॉडी, 1 और 2 नहीं है ना? क्यों? क्योंकि बी में तो 1 और 2 ऑलरेडी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, 1 एंड 2 करेक्ट है, बाकी गलत है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तन, क्या मणिपुरी संकीर्तन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना। पहला, इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, ठीक है। सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
यूज इन दी परफॉर्मेंस। भाई ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हो क्या, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, दैट्स वाई इसको मैं तो गलत मार्क करता। बाकी तीसरा देखते हैं, इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये बिल्कुल ठीक है, तो पहला और तीसरा मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, ऑप्शन बी, क्योंकि दूसरा नहीं हो सकता है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है एवरीबॉडी। दूसरा क्यों नहीं है वो ध्यान समझो। पहले तो पहला समझ लो कि मणिपुरी संकीर्तन इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट दैट इन्वॉल्व रिचुअल सिंगिंग्स, ड्रमिंग और डांसिंग इन द टेम्पल्स और डोमेस्टिक स्पेसेस ऑफ मणिपुर। यहाँ प्रैक्टिस किया जाता है बाई वैष्णव पीपल ऑफ द मणिपुर प्लेन, जो लॉर्ड कृष्णा को वर्शिप करते हैं। दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि सिम्बाल्स आर नॉट द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन दी परफॉर्मेंस। अदर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि करतल जिसको सिम्बाल्स भी बोलते हैं एवरीबॉडी, पंग क्या ड्रम टाइप का होता है, फ्लूट और हारमोनियम, वायलिन, ये सब के सब यूज किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि मणिपुरी संकीर्तन एक प्रैक्टिस किया जाता है प्राइमरली बाई मैती हिंदूज, है ना। क्या होते हैं वो? वैष्णव होते हैं। इन दी मणिपुर बाई दी वैष्णव मणिपुरी पॉपुलेशन सेटल्ड इन दी नेबरिंग स्टेट ऑफ त्रिपुरा और आसाम। दी थियोलॉजी एंड लोर ऑफ कृष्णा इज सेंट्रल टू दिस परफॉर्मेंस। इतना ध्यान रहेगा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। Which one of the following books of in ancient India has the love story of the son of the founder of Sunga dynasty? तो याद करो एवरीबॉडी, कालिदास जी ने लिखा था मालविका अग्निमित्र। अग्निमित्र थे एक क्या, सुंगा डायनेस्टी के राजा, मतलब उनके प्रिंस थे, पुत्र थे। तो मालविका नामक एक लड़की थी, उनसे उनको प्यार हो गया था, तो उसी पे बेस्ड कालिदास ने लिखा मालविका अग्निमित्र। ओके, देख सकते हो आप कि एक संस्कृत प्ले है बाई कालिदास। द प्ले टेल्स द लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्र द सुंगा एम्परर। ही फॉल्स इन सुंगा एम्परर ही था एवरीबॉडी, फॉल्स इन लव विद द पिक्चर ऑफ एन एक्साइल्ड सर्वेंट गर्ल जिसका नाम था मालविका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द फेमस सत्तरिया डांस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सत्तरिया डांस के बारे में कहाँ का है? ऑब्वियस है आसाम का, इतना तो बेसिक आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, अभी मालूम हो गया, राइट। करेक्ट बताना है 3 स्टेटमेंट। पहला, सत्तरिया एक कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस और ड्रामा है, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट ऑफ आसाम, एकदम ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल रागाज एंड तालाज ऑफ डिवोशनल सॉन्ग कंपोज बाई तुलसीदास, कबीर और मीराबाई। देख रहे हो, तीन लोगों को, इतने बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोगों को इनमें डाल दिया, तो जो कि बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी। इसको किसी और ने कंपोज किया था, अभी बताता हूँ। पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा गलत। देखो ध्यान से, पहला और दूसरा बेसिक चीज है ना। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि इट इज नॉट बेस्ड ऑन डिवोशनल सॉन्ग कंपोज बाई दिस। इसने कंपोज किया था शंकरा देवा और उनके डिसाइपल माधव देवा ने, ठीक है। और सतरिया डांस के बारे में कुछ फैक्ट ध्यान रखिएगा कि सतरिया इंक्लूड नृत्य, क्या नृत्य जो प्योर डांस है, और नृत्य जो कि है एक्सप्रेसिव डांस, और नाट्य जो कि है डांस ड्रामा। समझ गए क्या? 3 चीज होता है, एक प्योर डांस होता है जिसको नृत्य बोलते हैं, और नृत्य मतलब एक्सप्रेसिव डांस, और नाट्य मतलब डांस ड्रामा component. The dance form evolved and expanded as a distinctive style of dance later on. Shankar Deva propagated the Ek Saran Naam Dharma, chanting the name of one god devotionally. The dance form was practiced primarily by the Meitei Hindus. अब क्या है? प्राइमरली वैष्णव है, पता ही हमें। इन आसाम एंड बाई दी वैष्णव मणिपुरी पॉपुलेशन सेटल्ड इन दी नेबरिंग स्टेट ऑफ त्रिपुरा और आसाम। बाकी आपको मालूम है। लास्ट पॉइंट देखो ध्यान से, शंकर देवा और उनके डिसाइपल महादेवा कंपोज वेरियस फॉर्म ऑफ सॉन्ग सच एज गोर गीत, अंकिया नाथ, भातिमा, जनमा। इतना आपको ध्यान नहीं रहेगा, बस ये ध्यान में रखो कि कौन कौन लोग थे, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, गरबा कहाँ का है? गुजरात का, सबको मालूम है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? उड़ीसा, बिल्कुल नहीं, ये तो केरला का है, सबको पता है, ठीक है। मोहिनी का मतलब कि जो मोह ले, है ना, मतलब ब्यूटीफुल वुमेन, और अट्टम का मतलब डांस। और यक्षना की बात करें तो कर्नाटका का, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो पहला तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला आपको पता ही है, तीसरा भी पता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, मोहिनी अट्टम एक क्लासिकल डांस है, कहाँ का? फ्रॉम केरला, नॉट उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट, अब चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज की गरबा जो है यूजुअली परफॉर्म ड्यूरिंग द 9-day इंडियन फेस्टिवल, जिसको नवरात्रि बोलते हैं, सभी को पता है। वी सेलिब्रेट द 9 फॉर्म ऑफ द गॉडेस। अच्छा, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा फेमस है गरबा, कब? नवरात्रि के टाइम पे। दी डांसर वियर कलरफुल और ट्रेडिशनल, तो सब आपने लोगों ने देखा होगा, मॉडर्न जमाना है, रील्स का दुनिया है ना, सोशल मीडिया, सब आपने देखा होगा कि नवरात्रि के टाइम पे कितना ज्यादा फेमस हो जाता है, रील पे रील आने लगती है। बोलो हाँ ना। मोहिनी अट्टम की बात करें, परफॉर्म बाय द मेनली वुमेन, है ना, एंड शो केस द ग्रेस एंड चार्म ऑफ फीमेल फॉर्म। द वर्ड मोहिनी अट्टम मीन्स द डांस ऑफ द इंचेंट्रेस
एंड इट इज बेस्ड ऑन द हिंदू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ मोहिनी, जो कि क्या थे, फीमेल अवतार ऑफ भगवान विष्णु के। नेक्स्ट, कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगनियार्ड या मंगनियार्ड, होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है एवरीबॉडी, इज वेल नोन फॉर देयर। तो एवरीबॉडी, मंगनियार्ड जो है नॉर्थ वेस्ट में, स्पेशली राजस्थान में एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो भगवान श्री कृष्ण के लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हुए, मतलब उनको उन पर गीत गाती है। कहने मतलब ये है कि भले ही वो मुस्लिम है लेकिन लाइफ स्टाइल उनका बिल्कुल हिंदू जैसा है, समझ रहे हो क्या? तो इसलिए क्या है ये म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब ध्यान से देखो, मंगनियार्स आर अ ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम राजस्थान विथ अ स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल ट्रेडिशन। Though the Manganiyars are Muslim musicians by birth, yet their lifestyle reflects the Hindu culture. They celebrate Hindu festivals such as Diwali, Holi. Many of the songs they render are in praise of various Hindu deity. Next, यहाँ पे फिर से, in the context of cultural history of India, a pose in dance and dramatic called त्रिभंगा या त्रिभंगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें आई थिंक इमेज मैंने ऐड किया है क्या? नहीं किया, कोई बात नहीं, तो मैं दिखा ही देता हूँ एवरीबॉडी, ठीक है? क्योंकि इतना थ्योरी पढ़ोगे उससे बढ़िया है आप देख ही लो। त्रिभंगा डांस कंपनी यार का डांस देखते हैं। अच्छा, पूरा पूरा डांस तो मैं नहीं दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा जस्ट, ये देख सकते हो एवरीबॉडी आप। अच्छा, कोई एक स्पेसिफिक नहीं मिल रहा मेरे को, कोई बात नहीं, समझ गया आप ना, त्रिभंगा डांस। तो इसमें एवरीबॉडी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कि वन लेग इज बेंड एंड द बॉडी स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट और नेक, ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ए। अब उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हो कि दिस पोज गोज बैक एट लीस्ट 2000 साल इन इंडियन आर्ट एंड हैज बीन हाईली characteristic for much of this period, found repeatedly over and over again in countless examples of Indian sculptures or painting. It suggests movement in figures and give rhythmic fluidity or youthful energy. The pose is often associated with feminine principle of lust, which expresses grace, beauty और charm. इतना ध्यान रहेगा क्या आपको? Good. Next question. How do you distinguish between कुचिपुड़ी and भरतनाट्यम dance? ठीक है. Dances occasionally speaking dialects is found in कुचिपुड़ी dance but not in भरतनाट्यम. बिल्कुल सही बात है. Dancing on the brass plate by keeping the feet on its edge is a feature of भरतनाट्यम नहीं है एवरीबॉडी, ये कुचिपुड़ी है ना? तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। देखो, यूपीएससी ऐसा ही करती है जनरली, दो चीजों को जब एक्सप्लेन करती है एलोबरेट ना, कंपेयर, तो मोस्टली उसको इंटरचेंज कर देती है। आप समझ जाओ क्या? जैसे वैष्णवाइट को सेवाइट कर देती है, राम को कृष्ण कर देती है, ऐसा करके। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को है ना, आप होपफुली ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको ध्यान में रखोगे आगे के लिए। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका डिटेल देखते हैं, देखो ध्यान से। डांसर ओकेशनली स्पीकिंग डायलॉग इज फाउंड इन कुचिपुड़ी डांस बट नॉट इन भरतनाट्यम। दिस इज बिकॉज कुचिपुड़ी एक डांस ड्रामा परफॉर्मेंस है, वो जिसमें कंबाइन करता है डांस को, ड्रामा को और म्यूजिक को। कुचिपुड़ी डांसर यूज फास्ट और फ्लूइड मूवमेंट, एक्रोबेटिक स्किल, डायलॉग एंड कॉस्ट्यूम। एक सिंपली क्या करो आप, देखो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, अगर आप यहीं पर कुचिपुड़ी डांस का जस्ट एक वीडियो आप देख लोगे यूट्यूब पे, तो बताओ कोई दिक्कत होगा क्या? अरे भाई बोलो, 2 मिनट ज्यादा लग जाएगा लेकिन कम से कम क्लैरिटी तो आएगी। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों को इतना पढ़ने से बेहतर है कि 2-2 मिनट का क्या देख लिया जाए, वीडियो देख लिया जाए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। With reference to Dhrupad, one of the major tradition of India that has been kept alive for centuries, which of the following statement is correct? 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है हमें। पहला, ध्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द राजपूत किंगडम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। बिल्कुल गलत, क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी भक्ति मूवमेंट के टाइम से ही ध्रुपद जो है प्रचलन में है, तो इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। पहला गलत, बचा ऑप्शन बी या डी। ध्रुपद इज प्राइमरली अ डिवोशनल और स्पिरिचुअल म्यूजिक, बिल्कुल ठीक है। ध्रुपद अलाप यूजेस संस्कृत सिलेबल्स फ्रॉम मंत्राज, ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान से देखो, बर्थ ऑफ ध्रुपद एज वी नो इज टूडे कंसाइड विद द भक्ति मूवमेंट, है ना, particularly that of Vallabh Sampradaya, and consequently was more devotional in nature. It was rendered the temple facing the divinity full of devotion or bhav. This was the genesis of what became known as Haveli Dhrupad या फिर संगीत। दूसरा और तीसरा करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं, ध्रुपद के बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो, ध्रुपद क्लेम द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हियर टुडे। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू चैंटिंग ऑफ वैदिक हाइमन्स और मंत्रा। समझ लो, इतना ज्यादा पुराना इसका लिंक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस उतना ही इन्फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा करोगे तो एवरीबॉडी इनफ लगने लगेगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज अब्दुल हामिद लाहौरी। तो एवरीबॉडी, अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? तो एवरीवन, वो एक ऑफिशियल हिस्टोरियन थे रीन ऑफ शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज है, आपको ध्यान होना चाहिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है कि अब्दुल हामिद लाहौरी एक ट्रेवलर और ऑफिशियल हिस्टोरियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल एम्परर, जिनका नाम था शाहजहां। इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क कॉल्ड पदशाहनामा। ये ध्यान में रखना आपको, क्या पदशाहनामा किसने लिखा था? अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था, जो कि शाहजहां के कोर्ट में एक ऑफिशियल हिस्टोरियन थे। इतना ध्यान में रहेगा क्या? गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृच कटिका। मृच कटिका एवरीबॉडी कई बार हमने पढ़ लिया, किसने लिखा है? शूद्रका ने लिखा है, तो यहाँ पे नाम भी है उनका। तो कहीं पे भी मृच कटिका है तो क्या कहोगे आप? शूद्रका, इन्होंने लिखा है इसको। डील करता है किसके साथ? तो ये है एवरीबॉडी लव अफेयर ऑफ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ अ कोर्ट्समैन कोर्टसन। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। इसको हमने एंशियंट हिस्ट्री में भी किया था, होपफुली आपको याद हो। तो ये हो जाएगा, मृच कटिका एक एंशियंट इंडियन बुक रिटन बाय द शूद्रका डील्स विद द लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ अ कोर्टसन। आपको पता ही है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब ए नौराज, एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ हिंदू ड्यूटीज एंड मुस्लिम सेंट, वाज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज है एवरीबॉडी, ध्यान रखना है आपको, है ना। कि किताब ए नौरा किसने लिखा है? आदिल शाह सेकंड, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने। अगला, आमिर खुसरो वाज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ द म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कव्वाली। बिल्कुल सही बात है एवरीबॉडी। फादर ऑफ कव्वाली किसको बोला जाता है? आमिर खुसरो को। और फादर ऑफ उर्दू पोएट्री किसको भी बोला जाता है? आमिर खुसरो को। इतना ध्यान रहेगा आपको। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी हो गया, पहला और दूसरा दोनों के दोनों। तो देखो, किताब नवराज जो है रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। बस इतना ध्यान में रखना, किताब नवराज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। क्या है? कलेक्शन ऑफ सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ हिंदू डीटीज और मुस्लिम सेक्ट। ठीक है। अगला, आमिर खुसरो वाज अ सूफी म्यूजिशियन, राइटर, पोएट और स्कॉलर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। इतना ध्यान रहेगा। चलो, द एंशियंट इंडियन प्ले मुद्र राक्षस, सबको पता है मुद्र राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने लिखा। सब्जेक्ट क्या था उसका? तो ये था एवरीबॉडी, अ कोर्ट इंट्रिग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये था जिसमें चाणक्य ने जो मुद्र राक्षसा, मतलब कि राक्षसा मतलब जो धनानंद के सोल्जर्स थे, उनको अपनी तरफ मिला लिया था। इसी के बारे में मुद्र राक्षा प्ले पूरा का पूरा है। किसने लिखा? विशाख दत्त ने लिखा। हमने पहले भी ये क्वेश्चन को एंशिएंट हिस्ट्री में कर चुके हैं एवरीबॉडी, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर वहां पे आपने नहीं किया है या फिर वो कोर्स आपने नहीं देखा है तो इसको आप थोड़ा सा क्या कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन अगर वो देखा है, आपको मालूम है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर भूल गए हो तो भाई रिवाइज कर लो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दी रागाज विच इज संग अर्ली इन दी मॉर्निंग इज टोड़ी। एवरीबॉडी उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होपफुली आप मैं सही कर रहा हूँ, टोड़ी। तो टोड़ी जो है इसका क्रेडिट जाता है तानसेन जी को। तानसेन जी को अभी कल या परसों मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था। हाँ, मैं भी देखता हूँ रील कभी कभार। तो उसमें टोड़ी रागा के बारे में बताया किसी ने, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो इसको आप टोड़ी स्टोरी बाई तानसेन करके, है ना, आप गूगल कर लेना, एक बार पढ़ लेना वो क्या है। तो होपफुली आपको इसका करेक्ट आंसर मिल गया होगा, टोड़ी आंसर है इसका। और बाकी चीजों के बारे में देखेंगे, लेकिन पहले राग टोड़ी के बारे में जानो। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल रागा दैट इज टिपिकली संग इन द मॉर्निंग। इट इज नोन फॉर इट्स पेंसिव और मोर्नफुल मूड। और हाँ, द ओरिजिन ऑफ टोड़ी इज एट्रीब्यूटेड टू तानसेन, ऑल्दो द नेम फर्स्ट अपीयर इन 19th सेंचुरी लिटरेचर। बाकियों के बारे में बात करते हैं, जैसे दरबारी कनाडा, एक सोलेम रागा कहाँ पे? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, ओरिजिनेटेड फ्रॉम कार्नाटिक म्यूजिक एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिया तानसेन इन यूरोप एम्परर अकबर्स कोर्ट, नोन फॉर इट्स इमोशनल डेप्थ, इट्स संग डीप इनटू द नाइट। भोपाली की बात करें तो एक वाइटल हिंदुस्तानी रागा इस कल्याण थाट इम्प्लॉय पेंटाटोनिक स्केल विद 5 नोट। इतना ज्यादा डिटेल आपको याद ही नहीं होगा तो रहने दो। इट रेजोनेट विद भक्ति रस एंड इज एसोसिएटेड विद द औदाव जाति ऑफ रागाज। होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, अगर गलत हो जाए तो माफी है बड़ी।
लास्ट है कि भीम पलासी एक कंबाइंड या फिर जो राग है, ब्लेंड दी रागाज भीम एंड पलासी। अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है everybody, है ना, तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए, आप समझ रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए होंगे। लेकिन अगर मेरे जैसे अगर उतना ज्यादा आप इंटरेस्टिंग नहीं हो रागा जनॉल में, जस्ट सुनने में इंटरेस्टिंग हो, है ना, तो बस ये जितना ब्लैक में दिख रहा है आपको उतना ही बस ध्यान में रखना है आपको। इज दैट क्लियर? ओके, तो एवरीवन इस पूरे लेक्चर में इतना ही था। होपफुली एक चीज आपको क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट क्वेरी परेशानी नहीं होगा। अगर रहा भी होगा तो जस्ट आपने उसको गूगल कर लिया होगा या फिर अभी तक कमेंट में पूछ लिया होगा। इज दैट क्लियर? गुड। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए है कि ग्रेट मैन आर नॉट बोर्न ग्रेट, दे ग्रो ग्रेट। मतलब कि आप जो है महान पैदा नहीं होते, महान बनते हो। कैसे? ग्रो करते हो अपने कृत्य से, अपने कर्मों से, अपने काम से। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आया हो, क्लियर भी हो। तो मिलते हैं एवरीबॉडी नए लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और किस्मत से लड़ते रहिए।